ये 107 करोड़ का ऑफर। कल बच्चे जाके अगर कोई ज्यादा फीस लेता है ना तो कहता है खान सर इतना कम ले रहे हैं, तुम कौन चीज का अपने आप को सुरखाब का पर रखे हो क्या? लालच नहीं है। 107 करोड़ का। जब रावण की सोने की लंका ना बची तो हमारा 107 करोड़ भी खत्म ही हो जाता। ना हम घर पे स्टार है ना बाहर में है, हम एक शिक्षक हैं। शादी के बाद लाइफ बदल गई, बहुत सारी चीजें डिफरेंस आएंगी। दो अलग अलग पर्सन में बहुत सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। दुनिया का असली दादा कौन है आपके हिसाब से? क्योंकि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो गया ना तो 56 अरब देशों के बराबर अकेले भारत हो जाएगा। कश्मीर किसकी गलती है? बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। अम्बेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। क्या भारत में पाकिस्तान परस्त मुसलमान है? जो इंटरनेशनल इशू है उसको ठीक करने गए। वाह, बर्थडे पार्टी संभल नहीं रहा है, भोज कराएंगे। वो हेलमेट नहीं देता है पाकिस्तान, वो नमाज पढ़ने वाली टोपी देता है ताकि मरने वाला आतंकवादी ना देख के मरने वाला एक मुसलमान भी। वक्फ और यूसीसी, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अच्छा है या नहीं? देश के असली मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है। यूसीसी तो बिना मतलब का सरकार हल्ला करके रखी। यूसीसी क्या है? तो यूसीसी लाने से न हिंदू को प्रॉब्लम है न मुसलमान को प्रॉब्लम। पुराने बिहार और नए बिहार को देखिएगा तो चेंजिंग आएगी। मोदी जी ने कुछ भी ठीक नहीं किया है। क्यों नहीं? हम कब कहें कि मोदी जी ने कुछ चीज खराब कर दी? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, कनेक्टिविटी बेहतर किया है। मोदी जी की कई चीजें जहाँ वो अच्छा करते हैं ना वहाँ हम उस लेवल पे तारीफ करते हैं कि उतना कोई बीजेपी का आदमी नहीं करता हो। लेकिन जहां वो गलत करते हैं तो उतना उस लेवल पे खिंचाई करते हैं उतना कोई कांग्रेस वाला नहीं करता होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। मेरे साथ जो शख्सियत है, किसी तरह के इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं है और हम तो वैसे भी उस देश से आते हैं जहां गुरु को प्रभु के बराबर माना गया है और बल्कि गुरु को प्रभु से भी आगे रखा गया है। मेरे साथ खान सर हैं, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्रणाम सर। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस इंटरव्यू की मैं शुरुआत करूँ। हमारे देश में हम अक्सर नंबर्स में लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे यूट्यूब पे नंबर्स की बात करेंगे, सब्सक्राइबर्स की बात करेंगे। लेकिन मुझे खान सर के बारे में एक बात कहनी है, नंबर्स नहीं। मैं उनके पास इसलिए आई हुई है इंटरव्यू करने के लिए क्योंकि उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। उनका इम्पैक्ट जो युवा है, जो बच्चे हैं, बिहार में जो शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मैं सर के पास आई हूँ। तो सर सबसे पहले प्रणाम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैंने सुना है सालों सालों आप इंतजार करवाते हैं, आपने मेरे को इतने शॉर्ट नोटिस पे दिया है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ आपकी। एक्चुअल हम किसी को जल्दी इंतजार नहीं कराते हैं। मेरी पहली कमिटमेंट अपने बच्चों से होती है जिन्हें पढ़ाना होता है। तो अगर उनके बीच में टाइम बचेगा तो ही हम किसी को दे सकते हैं। तो ऐसे शौक से नहीं इंतजार कराते। नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए बात मैंने आपसे कही। सबसे पहले तो ये बताइए, ये 107 करोड़ का ऑफर एक सामान्य व्यक्ति के सामने मैं कहूँ तो शायद उसको जीरो कितने आएंगे ये गेस करने में भी थोड़ी देर लगेगी। ये सच में ये ऑफर ठुकराया क्यों आपने? एक्चुअल में हर इंसान का एक वर्किंग के लिए ना उसका मेन एक कोर होता है। तो हमने जब एजुकेशन इंडस्ट्री में आए थे तो मेरा एक मेन उद्देश्य था कि शिक्षा गरीब तक पहुंचनी चाहिए और आसान भाषा में पहुंचनी चाहिए। तो उनका कहना था कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ाइए, 107 करोड़ देंगे। बट वो हमें पता था कि जो उनका बैकग्राउंड है वो फीस को काफी महंगा कर देंगे। तो आसान भाषा में तो हम पढ़ा ही रहे होंगे बट वो इतनी महंगी कर देंगे कि गरीब इंसान नहीं पढ़ सकता है। तो हमारी लड़ाई शुरू से गरीब इंसानों के लिए है। और टीचिंग इंडस्ट्री में हम एक ने एक चीज तो कर दिया कि आजकल बच्चे जाके अगर कोई ज्यादा फीस लेता है ना तो कहता है खान सर इतना कम ले रहे हैं, तुम कौन चीज का अपने आप को सुरखाब का पर रखे हो क्या कि तुम्हारा फीस इतना ज्यादा है। तो सबको एक मजबूरी में नीचे कम करना पड़ा। अगर वहां चले जाते तो नहीं कर पाते। तो आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। पैसे तो लालच नहीं आया सर? लालच नहीं आया? 107 करोड़ का। जब रावण की सोने की लंका ना बची तो हमारा 107 करोड़ भी खत्म ही हो जाता। लेकिन एक चीज था कि जब तक बच्चे रहेंगे एक चीज तो याद रखेंगे कि कोई उनके फीस के लिए लड़ा था, कोई उनके लिए अपना इतने बड़े ऑफर को ठुकराया था। तो सोचा था उसके बारे में, थोड़ा बहुत टाइम बिताया, एक रात बिताई कि चलो सोच के देखता हूँ? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान सीधे मना कर देता, सीधे मना कर दिए थे। कुडोस फॉर दैट। अच्छा एक बात बताइए, आप टीचर हैं, खान सर हैं, यहाँ मुझे आपसे एक बात जो करनी है वो ये करनी है कि आप पारदर्शिता की बात करते हैं ना, लेकिन आप खुद काम चोरी चुपके क्यों करते हैं? नहीं, पारदर्शिता और प्राइवेसी दोनों अलग अलग चीज होती है। पारदर्शिता का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री केबिन में हम लाइव कैमरा ऑन करके यूट्यूब पे कर देंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी की जगह हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और जो चीजें प्राइवेसी की चीज होती है उसे 100% प्राइवेसी में रखते हैं। बस इसीलिए तो अब किसी को प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ लगे तो गलत है ना। नहीं, बात तो सही है। अभी घर पे सेलिब्रिटी स्टेटस चल रहा है या अभी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो
खत्म हो गया पहले वाला? जैसे आप तो स्टार है भाई, बाहर तो, घर पे स्टार है, कितने बड़े स्टार है, कौन बड़ा स्टार है? नहीं, कोई घर ना, हम घर पे स्टार है ना बाहर में है। हम एक शिक्षक हैं, हम बाहर में भी, अभी हमको भी, हम तो कभी ऐसे आप बोल रहे हैं या कोई से हमसे कोई ऑटोग्राफ कहता है लिख दीजिए, हम स्टार बनने का मतलब खाली ऑटोग्राफ थोड़ी है, आपका इम्पैक्ट है। आपने खुद कहा ना, छात्र कहते हैं खान सर तो सस्ता पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये चीजें तो हमने बच्चों के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो बच्चे इस बात को कहते हैं यहाँ पे। और ऐसे स्टार वाला फील बड़ा खराब लगता है यहाँ पे। फिर इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा, जिस दिन उसको ये लगने लगेगा कि वो सेलिब्रिटी है, वो स्टार है ना, फिर वो घमंड आ जाएगा, और घमंड रावण का खा गया। शादी के बाद लाइफ बदल गई? नहीं, मेंटेलिटी मैच होती है तो नहीं बदलती है, मैच नहीं होती है तो बदलती है। आपकी मैच हुई कि नहीं हुई? मैच हुई। चलिए ठीक है। ये मतलब जो लोग जो शादी करने की सोच रहे हैं या शादी में हैं, उन्हें बस मेंटालिटी मैच करने की जरूरत है। कुंडली मैच करे ना करे, मेंटेलिटी मैच होनी चाहिए, सब चीज सही रहेगा। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब रियलिस्टिकली बताइएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है जो ये कहते हैं कि धरातल पर चाहे आप लव मैरिज कीजिए या अरेंज मैरिज कीजिए, आपको उन डिफरेंसेस को अपनाना पड़ता है। ये सच है? बहुत सारी चीजें डिफरेंस आएंगी, दो अलग अलग पर्सन में बहुत सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। तो लेकिन समझ होता क्या है कि आप कभी भी जब एक मेंटेलिटी ये हो जाए कि हम अपनी चीजें थोप देंगे, ये खराब होती है दोनों ओर से। अगर हम थोपना चाहें वो, लेकिन एक जो होता है कि चलिए भैया ये चीजें में एक बीच का रास्ता होता है, तो चीजें सही हो जाती हैं। आपने कहा कि आपने बच्चों को भोज दिया, 156 व्यंजन मैंने रिपोर्ट में पढ़े थे। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, मैंने तो रिपोर्ट में 156 प्रकार का था, क्योंकि 56 भोग देवताओं को लगाया जाता है। 156 उन बच्चों को खिलाए। उसके कारण ये था कि उन बच्चों को हम आभास दिला सके कि तुम गरीबी से निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो, जितना चादर है उतना में पैर, उतने में सोओगे तो उसी चादर में घसीट के मरोगे। तुम्हारी जगह है, तुम बच्चे हो, तुम्हारा पूरा जीवन बचा हुआ है। तुम कहीं पूरी सब्जी बुनिया खा के तुमको कोई निपटा देता है तो अलग बात है कि यदि पैसे नहीं हैं और कोई पूरी सब्जी बुनिया खिला देता है तो उतने श्रद्धा से खाओ। लेकिन कोई व्यक्ति के पास पैसे हैं, अपने गेस्ट को वीआईपी खिला रहा है और तुमको पूरी बुनिया खिला रहा है, तो तुम मत जाओ वहां। अगर पैसे नहीं है तो तुम सूखी रोटी अगर खिला रहा है तो श्रद्धा से लो, उसको अमृत समझ के लो। मेरे कहने का बस मतलब यही था। और हमने वहां पर चाहे गरीब हो या अमीर हो, इवन मेट्रो के जो कर्मचारी थे उनको, टनल में थे, उनको उसमें से निकाल के, भाई निकल तुम यहाँ पर, मेरे शहर के मेट्रो बना रहे हो। हम वो सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने शहर में बनने वाले मेट्रो के कर्मचारी को अपने हाथ से खाना खिलाएं और वही भोजन कराएं जो हमारे यहाँ वीवीआईपी गेस्ट किए थे, चाहे वो कितना भी बड़े मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो या स्टूडेंट हो या लेबर हो, सब सेम खाना खाया था। और इसलिए आपने शायद ये भी कहा, मैंने पढ़ा, आपने कहा कि मैं अंबानी ने तो वीआईपी गेस्ट को खिलाया। हम तो अपने बच्चों को खिलाया, जिनको कोई नहीं पूछता था हम उन्हें पूछे। और इन बच्चों को भी कहते कि तुम्हें कोई हकीर समझ के, छोटा समझ के नहीं बुलाया है, अपने यहाँ नहीं बुलाता है, हम तुम्हें उस लेवल पे ले जाएंगे कि तू बुला भी नहीं पाएगा फ्यूचर में, तुम्हें इतनी बुलंदी पे जाओगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी थॉट है। चलिए, मैं आपको आप अब मुझे दरअसल खान सर से बात करनी है, तो आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात थी। मुझे आप ये बताइए, ईरान और इजराइल की अभी जो लड़ाई हुई, उसमें आपके हिसाब से कौन जीता? क्योंकि यूएस ने तो क्लेम किया कि भाई उसने जो ईरान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो कैपेबिलिटी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस वो तो एंट्रेंस पे गिरा। तो हर किसी की क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स रहे। खान सर के हिसाब से कौन जीता? जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे देश के लिए क्या सही है। हमारे देश के लिए ईरान अभी बहुत जरूरी है, इजराइल भी जरूरी है। ठीक है। इजराइल के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहना पड़ता है और स्ट्रेटेजिक मायने पे इजराइल हमारा साथ देता है। लेकिन ये हमें देश को समझना पड़ेगा, इजराइल का साथ देना भी मजबूरी है, क्योंकि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो गया ना तो 56 अरब देशों के बराबर अकेले भारत हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा एक साख, एक छवि जो है ना, हमारे देश में भले सरकारें बदली हैं बट देश की जो छवि है वो सारी सरकारों ने बचा के रखा है। तो इजराइल को भी हमारी जरूरत है। सेकंड हाथ में अगर हम देखेंगे तो ईरान अगर हारता है तो हमें अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद, पाकिस्तान को काउंटर करने का रास्ता बंद, चाबहार पोर्ट बंद, और वहां दबदबा होगा अरब का। अरब स्लाइटली झुका रहता है पाकिस्तान की ओर। तो हमें एक हाथ में ईरान भी चाहिए, इजराइल भी चाहिए। हमें क्या जरूरत है दूसरों की लड़ाई में? इराक गया, हमारा पेट्रोलियम 52 रुपया से उठ के 100 रुपया चला गया। ईरान जाएगा, हमारा पेट्रोलियम 160-150 रुपया पेट्रोल बिकेगा। ये तो भारत को, लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो हमें तो इंटरवीन करना चाहिए, सबको बीच बीच सब नहीं करो। दूसरा, जीता कौन? ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ सब अपना डिंग हाँक रहे हैं। दूसरा, ईरान ने वहां से अपने सारे इनरिच यूरेनियम को हटा लिया था।
अच्छा, आप मानते हैं बात? इस बात 100% श्योर है, हटा लिया था। इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि जिसके लाइन लॉन्च साइट पता है, जिसको पता है कि GBU-57 बम गिराएगा वहां पर रखेगा, वो हटा लिया था। दूसरा, इनकेस आपने उसका खत्म भी कर दिया था, बनाया तो वही था ना। हम रोटी बना के 10 रखे, 10 रोटी हमारी कोई बिल्ली लेके चली जाए तो क्या दोबारा नहीं बना लेंगे हम? और अच्छे से बनाएंगे और बढ़िया सिक्योरिटी से बनाएंगे। GBU-57 जो बम होता है वो निकल एलॉय का होता है, और जब ये बम उस पर डिस्ट्रॉय किया गया है तो जो बम फटा है तो उसके मेटल्स, उसके जो केसिंग होती है वो भी वहां अवेलेबल है। अब ईरान उस केसिंग को उठाया है, उसके कुछ पार्ट को रसिया भेजा है, कुछ पार्ट्स को चाइना भेजा है। वहां से उसके मेटल्स के बारे में पता चलेगा कि इसमें क्या क्या लगाया गया है। अब ईरान जो बनाएगा अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसमें जो लेयर्स सिक्योरिटी लगाएगा वो उसी निकल एलॉय का लगाएगा। अब GBU-57 जिस मेटल का वो बना है उसी मेटल का वो बना है। क्या करिए, मतलब दुनिया में एक वही अमेरिका ही होशियार है, नहीं ना। इंटरनेट पे आप पढ़ के देखिए, GBU-57 की अब एलॉय के पूरे मेटल्स आ गए हैं कि कितना परसेंट निकल है, कितना आयरन है, कार्बन, क्रोमियम कितना है। अब तो पहले वो पहाड़ों से सिक्योरिटी करता था। अब आपके बम की जो लेयर है इतनी मोटी है, सपोज कीजिए 3 मीटर है, वो 30 मीटर लगाएगा, क्योंकि आपको बम को उठा कर ले जाना है, उसको तो एक स्ट्रक्चर बना के रखना है, तो बना लेगा यहाँ पे। दूसरा कि इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास एटॉमिक पावर आए, क्योंकि वो रीजन में बिगड़ जाएगा। और हमें ये लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को इजराइल रोकना चाहता है या अमेरिका रोकना चाहता है, गलत है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम को अरब देश रोकना चाहते हैं, जैसे सऊदी ने भी कहा। जैसे सऊदी ने भी कहा। यहाँ पे कतर अपना एयरबेस दे रहा है हमला करने के लिए। सऊदी को चाहिए हुती रिबल्स को खत्म करने के लिए, हुती को खत्म करने के लिए ईरान को खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो शिया सुन्नी की जो लड़ाई है ना, इसके में ये बड़ा हावी हो जाता है। पाकिस्तान जो मुसलमानों का रहनुमा बनता था, चोट्टा कहीं का अमेरिका को कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार। किस बात के लिए शांति? उसका जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल तो नहीं कहेंगे आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल जो है उसका, वो जाके वहां पे दावत खा रहा है। भाई तुम एक मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हो और तुम्हारे देश के बगल में मारा जा रहा है एक ठो, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बचाओ, बट एटलीस्ट ये मत कहो कि तुम मुसलमानों के रहनुमा हो। तुमसे लाख गुना अच्छा इंडिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने बीच बचाव किया था, और ये मौका प्रधानमंत्री को भी था, वो भी कहते कि मैंने सीज फायर कराया है। जिस तरह ट्रंपा चिल्ला रहा था उधर से, ये पेट्रोल पंप, हैंड पंप, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, यही जो भी है इसका, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हमने ऑपरेशन सिंदूर, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसमें मोदी जी को भी कहना चाहिए कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। तो हमें दोनों को बैलेंस बना के लगना है। कुछ लड़ाइयों को दूर से आनंद लिया जाता है इसमें, इजराइल हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो दोहरा चरित्र वेस्टर्न मीडिया का होता है, ये बहुत खराब होता है। हम कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हैं, कई बार हमारी गोलियों का क्रॉस फायरिंग में कोई निर्दोष कश्मीरी को गोली लग जाती है, कई बार वो घायल हो जाता है, इत्तेफाक से कई बार उसकी जान चली जाती है। इस बात का हमें दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर मानवाधिकार वाले संगठन वाले उठ के इंक्वायरी बैठा देते हैं, लेकिन उसी युद्ध में वैसे ही कंडीशन में इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा, जिसमें 40,000 महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, एक भी ह्यूमन राइट वाला नहीं उठाता है। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, भैया वो मारे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे में एक क्रॉस फायरिंग में हो गया, हम अपोलोजाइज करते हैं उसको, वो जितना हम कंडेम कर सकते हैं, जितना फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं वो भी करते हैं। तो हम गुनहगार, तुम 60,000 मार दिया तो गुनहगार नहीं। और भारत के लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए कि भैया हमें भी तो, तब ये मानवाधिकार वाले केवल हमारे लिए थोड़ी हैं यहाँ। तो आतंकवादी को मारे तो हम लोग मानवाधिकार, और वो 2 दिन के बच्चे को मार दे तो मानवाधिकार नहीं। हॉस्पिटल पे मार दिया यहाँ पे, और क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल में आतंकवादी थे, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग था। क्या यही हॉस्पिटल इजराइल में होता, क्या किसी इजराइल के हॉस्पिटल में कोई आतंकवादी छुपे रहते तो क्या पूरा हॉस्पिटल उड़ा देते? नहीं ना उड़ाते। तो नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं? रेड क्रॉस का रूल है, आप हॉस्पिटल पे नहीं मार सकते हैं, क्या ये रूल इजराइल के लिए नहीं है? रेड क्रॉस का रूल पाकिस्तान के लिए नहीं है, हम ही लोग केवल भुगते हैं। तो भारत को ये नहीं समझ में आता है कि आप क्यों दूसरे, आप एक माइंडसेट बनिए। कल को कोई आपके ऊपर ह्यूमन राइट वाला आता है तो उसको कहने की हिम्मत है कि इजराइल में हुआ था तो क्यों नहीं गए थे? बांग्लादेश में किस तरह से माइनॉरिटी को मारा गया, कोई ह्यूमन राइट वाला गया? नहीं गया। तो हम कहीं ना कहीं एक ठोस लेवल पे जो विदेश नीति है ना, उसमें हम खोते जा रहे हैं। अच्छा। मीडिया में तो हमें दिख रहा है कि हमारा विदेश नीति बहुत अच्छा है, जयशंकर साहब मीडिया में जाके बोल रहे हैं, मोदी जी वहां जाके बोल रहे हैं, बट धरातल पे जहां हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, IMF ने कितने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया यहाँ पर पाकिस्तान को, वो हम लोन नहीं रोकवा पाए पाकिस्तान से।
और वो भी आपने जो बात की ना IMF के लोन की, ये वही रात थी खान साहब जिस दिन जब वो हमारे पुंछ में सिविलियंस को मार रहा गया था। हमारे सिविलियन मारे गए। ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने लिखा था कि ये जो मर्डर है ये वेस्टर्न पावर्स के ऊपर है। बिल्कुल, और हम लोग उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब कई बार बड़ा अफसोस होता है कि सरकार से कहो कि आपने सीज फायर क्यों किया। लोग ऐसे कहते हैं सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल ना पूछे तो हम आसिम मुनीर से पूछेंगे, इमरान खान से पूछे, डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। हमारे देश पे हमला हुआ, पुंछ में हमारे कश्मीरी मारे गए, और कोई उसमें कश्मीरी में जब कश्मीरी पंडितों की तो बात तो करते हैं, और जब वो जो कश्मीरी सेलिंग से मारे गए पुंछ में उसकी बात तो नहीं करते हैं। वो क्या तोप का गोला गिर रहा था तो पूछ के गिर रहा था कि कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है, वो तो किसी के ऊपर गिर सकता था। सिख मारे गए तो क्या होता है, मतलब केवल एक ही चीज दिख रही है, जो वहां सिख मारे गए उनका कोई नहीं देख रहा है। और विदेश नीति हमारी कहाँ गई? हम लोग लोकतंत्र से हट गए हैं, हम भीड़ तंत्र में गए हैं। आप मत सवाल पूछिए हमारे फेवरेट नेता से। लेकिन उसमें खान सर जो बात आपने कही, जो एक्चुअली जो लॉजिक है, वो जो पुंछ वाला लॉजिक है, सरकार कल को देखिए दो बातें हैं। सरकार का वर्जन कहाँ से आया? सरकार का वर्जन आया हमारी तीनों सेनाओं से, ठीक है। उसमें जो हमारे एयरफोर्स की तरफ से आया कि भाई हमने जो उनके 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, हमने जो उनका टेरर इंफ्रा है उसको हिट किया है। आप डिस्ट्रॉय की वीडियोस देखी हैं? इंडिया ने जो हम बम मारे हैं वो एक नॉर्मल से गड्ढे किए हैं। जिस बिल्डिंग पे मारा है वो बिल्डिंग की सीलिंग टूटी है, 10 कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वो एयरबेस रनिंग में है। क्या इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है? डिस्ट्रक्शन ने इजराइल ने किया है गाजा का। क्या उस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है? ये दिखाया गया था कि हम तुम्हारे पे हमला किए हैं। ये दिखाया गया था मीडिया के थ्रू भारत में कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। एक्चुअल आपको बदला लेना था, अपने 2 बिजली घर उड़ा देते, उसके गैस स्टेशन, उसके जो ऑयल रिफाइनरी उड़ा दिए रहते, कराची पोर्ट उड़ा दिए रहते, पूरा बंदरगाह खत्म हो जाता। S-400 लगा के छोड़ देते, एक भी जहाज उधर से नहीं आ सकती थी। पूरा पाकिस्तान का एयरफोर्स ये आपका एविएशन खत्म हो गया रहता, एयर स्पेस बंद हो गया रहता। धरातल पे क्या चेंजिंग किए, पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ? अच्छा, एक ढाल देगा छत, शटरिंग लगा के अभी तक ढाल दिया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये कहा कि ये उड़ा देते वो उड़ा देते, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसमें आप सिविलियंस की, क्योंकि भारत तो सिविलियंस को मारता नहीं है, भारत के तो जो आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रैटेजी है वो एकदम क्लियर है, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं। ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मीडिया को भी इसमें समझना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे तो उसमें सिविलियन क्या कर रहा है भाई? तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आसपास तो महसूस किया तो जाएगा ना। इसको तो कोलेटरल डैमेज कहेंगे, इसमें तो होगा ही। जब हम लोग बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कहीं पे, कोलेटरल डैमेज क्यों नहीं होगा? और एक ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे, अगल बगल वाले बाकी हटेंगे। कोलेटरल डैमेज को देखेंगे तब तो युद्ध छोड़ देना चाहिए तब। तो आपको लगता है कि सिविलियंस अगर मारे जाते हैं और उस समय 2 चीजें होती हैं। हाँ, एक, हमने कहीं किसी स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर पे बम्बार्डमेंट किया, उससे कुछ सिविलियन गए तो इसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं, ना कि सिविलियन वॉर। एक जो हम मार दिए हॉस्पिटल पे, ये है सिविलियन वॉर। इजराइल ने मारा अल सफा हॉस्पिटल उड़ा दिया, ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये डायरेक्ट डैमेज है। हम डायरेक्ट डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोलेटरल डैमेज करेंगे। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है? हर मायने में पाकिस्तान और रीजनल एशिया को लेके हम फेल होते जा रहे हैं। और ये मीडिया है जो इसे बचा के रखी है कि हमारी मतलब एशिया की नीतियां सही हैं। औकात नहीं मालदीव, जिसके प्रेसिडेंट के पास अपना जहाज नहीं है, वो हमको आंख दिखा दिया कि नहीं दिया। और शर्म की बात यह है कि मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बन गई कटरीना कैफ। अगर ये ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ की जगह शाहरुख खान बने रहते हैं, आज बवाल हो गया रहता देश में। लेकिन कटरीना कैफ बनी है, मालदीव की नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं? सेलेक्टिव अप्रोच है। ये आदमी ये काम करेगा तो हम विरोध करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे। आज शाहरुख खान को बना के देखिए ब्रांड एम्बेसडर मालदीव का। वो तो आमिर खान जवाब दे रहे हैं ना आजकल टर्की में, जो उनकी फोटो पहले का जो उनका है, जिसपे उन्होंने बाद में ये कहा भी कि भाई उस समय हालात ठीक थे। तो जो आप कह रहे हैं सेलेक्टिव अप्रोच की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो अप्रोच की अब मैं उसी पे आती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो जाए तो 56 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहाँ खलबली मच जाएगी, और भारत जो है वो उसकी जो पावर है उसमें उसको एक फोर्स की तरह देखा जाएगा। लेकिन जब इजराइल के साथ खड़ा होगा सर, तो भारत के तो भीतर ही प्रोटेस्ट हो जाते हैं ना सर। मैम, इजराइल के साथ हम शुरू से खड़े रहे हैं।
ऐसा कौन सा मामला है जहां हम नहीं खड़े रहे? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनमोहन सिंह से लेके मोदी जी तक सबका स्टैंड क्लियर है, 2 नेशन पॉलिसी, इजराइल अलग होगा, फिलिस्तीन अलग होगा। कहाँ चेंजिंग आई है हमें नहीं समझ में आ रहा है। शुरू से तो हम लोग वही कह रहे हैं, आज भी हमने वही कहा है, क्या चेंजिंग नहीं आई है हमें नहीं समझ में आता है। मीडिया में ना कई चीजें होती हैं, 2 चीजें परोस दी जाती हैं, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। लोगों की इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हम आज भी अरब देशों के साथ कहते हैं कि भैया फिलिस्तीन, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोदी जी दोनों, इवन राजीव गांधी से उठाइए, अब नेहरू से ही उठा लीजिए, देश आजाद जहां से हुआ है, 2 नेशन थ्योरी वहां से चल रहा होता है। आज भी हम लोग उसी पे स्टैंड पे कायम है। अरब देश तो खुद चाहते हैं कि इजराइल जो है वो फलस्तीन को नहीं पसंद करते। उसका रीजन है, फलस्तीन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इजराइल के पास रहने के कारण वहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है, तो वहाँ डेमोक्रेसी है। अगर फलस्तीन या गाजा स्टेबल हो गया, वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, वो आवाज उठाएंगे कि अरब में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कतर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कुवैत में भी होनी चाहिए, यमन में होनी चाहिए, ओमान में होनी चाहिए। तो ये अपनी राजतंत्र बचाने के लिए कहते हैं कि ये कल को हमसे सवाल पूछे, आज इसका कमर तोड़ दो, कि कल को ये हमसे सवाल ना पूछे, हमसे भीख मांगे कि हम रोजा हैं, हमें इफ्तारी कराओ, हम भूखे हैं, हमें पानी दो, प्यास लगी है पानी दो, खाना दो। आज गाजा और फिलिस्तीन क्या मांग रहे हैं? डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, भूखे हैं, हमें खाना दे दो। तो ये हमें दिखाया जा रहा है कि ये अरब देश जो हैं ये इजराइल के खिलाफ है। ये कोई खिलाफ नहीं है। अरब देशों ने स्पष्ट बोला था कि आप इजराइल को, आप फलस्तीन के साथ जो करना है करिए, हम ऊपर से आपके साथ दिखाएंगे कि हम आपके साथ नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण, ईरान जब इजराइल पर मिसाइल मारता है तो उस मिसाइल्स को आधे रास्ते में अरब, कुवैत, जॉर्डन और ये सीरिया, यहाँ के बेसिस से मार के गिरा दिए जाते हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? और कतर उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, मार के पहले से इंफॉर्मेशन दे देता है, जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन दे देता है। तो सब यही चाहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने जो ये कहा, मैं ये जानना समझना चाह रही हूँ आपसे कि आपने ये कहा था कि हम किसी की लड़ाई क्यों लड़े, ठीक है? आप जो प्रोटेस्ट होने लगते हैं घर में, उससे पहले जो आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, वहां पे जो हमास की मौजूदगी है, आपको नहीं लगता हमास को खत्म किया जाना चाहिए जो उन्होंने इजराइल के साथ किया अक्टूबर 7 को? मैम, ये बहुत खराब चीज लगती है हमको। हमास, अजमल कसाब हमको मारा, अजमल कसाब ताज होटल में बम फोड़ा, अजमल कसाब ने कैफे लियोपोर्ट पे मारा जहां इजरायली जाते थे, यहाँ पर उसने चैबल हाउस पे हमला किया जहां केवल इजरायली रहते थे। इसके बावजूद इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। 2008 में हमला हुआ, उसने नहीं माना, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। हम हमास को मान ले? ये तो दोहरी नीति हो गई। मतलब हमारे जख्म पे तुम नमक। बेंजामिन नेतन्याहू मुंबई आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू चैबल हाउस आए थे जहां इजरायली को मारा गया था, यहूदी बंधक बनाया गया था, कैफे लियोपोर्ट गए थे, इवन नरीमन हाउस में गए थे वहां पे जहां इजरायली बंधकों को बनाया गया था। बावजूद उन्होंने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। मतलब कुछ तो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीजों को जानते हैं। आधे देश की हम मानते हैं 80% लोगों को नहीं पता होगा कि चैबल हाउस क्या है। 80% लोगों को ये नहीं पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू, बेशर्मी की हद हो गई, चैबल हाउस में आके अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माने। क्या बेशर्मी है ये चीजें? नहीं, लेकिन आपके हिसाब से हमास टेररिस्ट आउटफिट है कि नहीं है? बिल्कुल है, इजराइल के लिए। इंडिया को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इजराइल को अजमल कसाब को मानने में क्यों लेट हो गया? ये मतलब इंडिया को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप कहिए कि हमारे ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया, आप उसको गलत बोलिए, कोई मेरा सर फोड़ा है तो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये गलत तरीका है। हम ना इजराइल के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं, ना हमास के साथ हैं। हम अपने देश के साथ हैं। आप अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानिएगा और आप कहिएगा कि हम आपके साथ दे दें। अजमल कसाब को आतंकवादी कब माना आपको पता है? 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ है तो भारत से कहा है कि आप हमास पे कंडेम कीजिए, तो भारत ने कहा है कि आपका इंटरनल मामला है। तो इजराइल को पता चला कि भारत गुस्सा इस वजह से है कि उन्होंने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना, तो वो 2023 में आके 2008 की घटना को 2024 में आके माना है कि ये आतंकवादी है। हम भी मानेंगे 15 साल बाद। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम ना इजराइल के साथ है ना फिलिस्तीन के साथ, हमारे देश के साथ जो है हम उसके साथ हैं। अगर देश के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे ना, हम उनके भी खिलाफ है। मेरे माता पिता चले जाएंगे, हम उनके भी खिलाफ है। बहुत सही बात है, एकदम सही बात है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अब तो फिर उन मुसलमानों से क्या कहेंगे जो कभी फिलिस्तीन के लिए सड़क पे आते हैं, जो कभी ईरान के लिए सड़क पे आते हैं,
नसरल्ला को मारता है इजराइल तो सड़क पे कश्मीर में आ जाते हैं। ये आपको सही लगता है? डेमोक्रेसी का ये कुछ जरूरत से ज्यादा यूज करना ये ठीक नहीं है। बात अगर होती है तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसके खिलाफ भी आना चाहिए। और ये दोहरी नीति हर जगह है, आप गौर से देखिए, ये दोहरी नीतियां हैं। जो हमास में मरने वालों के लिए, जो गजा में फिलिस्तीन में मरने वालों के लिए सड़क पर उतर जाता है, उसे तनिक भी नहीं दिखता है कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को निकाल के मारा। और जो बांग्लादेश का जिसको दुख दिखता है उसको हमास में जो 1 साल का बच्चा फिलिस्तीन में मरा उसका नहीं दिखता है। हम किसको कहिएगा? जिसको कश्मीरी पंडितों का दुख दिखता है उसको सिखों का दुख नहीं दिखता है, जिसको सिखों का दिखता है उसको मतलब अहमदाबाद का नहीं दिखता है। आप क्या कहिएगा? जिसको अहमदाबाद में दुख दिख रहा है कि गया उसको साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जब जलाई गई थी वहां पे, तो वो नहीं दिखता है। आप किसको कहिएगा? यहाँ पर सब सेलेक्टिव हैं। हमारा दुख तो दुख, तुम्हारा दुख में कोई दिक्कत नहीं। सादा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी है ना। तो चलिए ये बताइए, दुनिया का असली दादा कौन है आपके हिसाब से? अमेरिका, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सेना है। चाइना नहीं? नहीं, चाइना नहीं। चाइना, यूएस? चाइना बहुत शातिर इंसान है। देखिए, ईरान जो मिसाइल मार रहा है ना इजराइल के ऊपर, वो अनगाइडेड मिसाइल मार रहा है, उसमें इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, वो रास्ता नहीं बदल सकता है। ये मिसाइलें सबसे इजीली ट्रैक हो जाती हैं कि उसे पहले पता होता है, निकलते के साथ उसे पता है कि 18 मिनट बाद ये कहाँ जाके गिरेगी। लेकिन इन मिसाइलों को रास्ता दिखाने के लिए या तो अमेरिका का जीपीएस है, या तो रूस का ग्लोनास है, नहीं तो चाइना के पास है। ना रूस ने दिया ना चाइना ने दिया। अगर चाइना ये टेक्नोलॉजी दे देता है ईरान को, आज ईरान बैठे बैठे नेतन्याहू का घर उड़ा देगा। लेकिन चाइना ने नहीं दिया, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर ये दे देंगे तो इजराइल क्या करेगा, एकदम आयरन डोम टेक्नोलॉजी उठा के इंडिया को दे देगा, फिर चाइना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बड़ा शातिर हैं ये लोग, बड़ा शातिर। लेकिन क्या है ना कि इनकी चाल देश के 10% लोगों को समझ में आती है, बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है। बाकी लोग सुबह की 3 टाइम का रोटी खाने में, घर बनाने में, बेटा को नौकरी दिलाने में, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता खोजने में, कर्जा चुकाने में, खेत खलिहान उगाने में बिजी हैं। किसको इतना फुर्सत है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो चाइना के संदर्भ में कही है। मैं आपसे कश्मीर के बारे में अगर समझूं, कश्मीर किसकी गलती है? कश्मीर, वहां पे जो चुनी हुई सरकार थी उसको डिमोलिश करके जब इन्होंने हटाया, वो नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद से जो कश्मीर के अंदर आते गए वो बड़ा शुरुआती जो लचर तो आप 87 में मानते हो, 87 का इलेक्शन मानते हो, या आप मानते हो कि गलती जब पार्टीशन हुआ, जब महाराजा हरि सिंह ने देरी की तब हुई, नेहरू के टाइम पर हुई? अगर आप फिलहाल कश्मीर में जो आतंकवाद वाली चीजें देख रही हैं या कश्मीर का पीओके वाला इशू देख रही हैं, दोनों सेपरेट चीज है। मैं आपसे पीओके की देखिएगा तो सरासर राजा हरि सिंह की गलती थी, सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया है, तब जाके इसने सरेंडर किया है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, सरेंडर कर रहा है 26 अक्टूबर को। बताइए, 2 महीना बाद कर रहा है, 2.5 महीना बाद। ये क्या बेवकूफी है? वो भी जब कई रिश्तेदार गायब होने लगे, चौखट पे दिखने लगे, आतंकवादी आ गए हैं, तब सरेंडर कर रहे हैं। एक और रीजन था, सरदार पटेल साउथ में ज्यादा ध्यान दिए थे, नॉर्थ में कश्मीर में जितना उनके पास कुल क्षमता थी सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी जगहों पर लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। रीजन क्या था? सरदार पटेल को उसमें ज्यादा, सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साइन करना है तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं करना है तो नहीं हेल्प करेंगे। नेहरू का कहना था कि ये नेहरू जी समझते थे कि पागल आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, एक और बात कही जाती है खान साहब, वो ये कहा जाता है कि जब भारत ने जो इन्होंने जिन हिस्सों पे कब्जा कर लिया था और भारत उन्हें वापस, इंडियन आर्मी वापस रिगेन कर रही थी, उस समय रोकने की जरूरत नहीं थी जब तक कि पूरा पीओके भी आपने वापस ना ले लिया होता। नेहरू ने गलत टाइम पर ये डिसीजन लिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत गलत था। वहां 2 जगह गलती थी। हाँ। हमारी व्यक्तिगत रूप से मानिएगा तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि कैरियल रेडक्लिफ आता है, वो देश का विभाजन कर देता है।
आप मान लिए कि विभाजन हो गया, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा कोई खेत है, इसमें कोई आदमी आए, कल को डीएम आए और कहें कि एक काम करो, ये हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, इसके इधर इसका हो गया, इसके इधर इधर हुआ, हम डीएम की बात नहीं मानेंगे। तुम कौन होते हो हमारे खेत का डिवाइड करने वाले? एक महारानी जो चोट्टीन हमारा हीरा लेके बैठी हुई है बेशरम कहीं की, उसको आज तक इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो ताज में हीरा पहनी है वो उसका नहीं है। आप उसको क्या कहिएगा? देहात के भाषा में चोट्टीन कहा जाएगा उसको। वो एक तो लाइन पार दिया, इसे चिचिन खींच दिया, आप मान लिए कि देश का विभाजन हो गया। और उस पर आप महिमा मंडन करेंगे हम लोग का कि नेहरू ने ये किया, सरदार पटेल ने ये किया, गांधी ने ये किया। आप मान लिए इस चीज को? कितनी बेशर्मी की बात है, आप मान कैसे लिए? अंग्रेज विभाजन करके चले गए, खत्म कहानी, मार दिए जिन्ना को, खत्म कहानी। हम घुस गए, सिंध में घुस जाते 2 बटालियन फौज लेके, और एक और फौज चाहती है, एक और हम गले मिलते कि हमको कोई नहीं अलग कर सकता है, हम मिलेंगे यहाँ, एक होकर रहेंगे। सबसे बड़ी तो गलती यहाँ है। आप इतना छोटा क्यों देख रही हैं कि पीओके छूट गया? ये देखिए कि हमारा अफगानिस्तान छूट गया, गांधारी का कंधार था वो छूट गया, लाहौर छूट गया, लौह कुश का लाहौर छूट गया, बप्पा रावल का लाहौर छूट गया। ये नहीं दिख रहा है। सिंध हमारा था, हमारे राष्ट्रगान का सिंध छूट गया। हमारे बिहार का चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दहेज में मिला था, वो छूट गया। हम पीओके तक ही सीमित रह गए। ऐसे कैसे होता है? हमारा अलग सिद्धांत है। घड़े से घी ना निकले तो हम उंगली टेढ़ा नहीं करते हैं, घड़ा फोड़ देते हैं, फिर उंगली सीधा करो या हाथ में जैसे मन वैसे खाते रहो। क्या जरूरत थी हमें विभाजन स्वीकार करने की? और उसके बाद महिमा मंडल करो, ये नेता अच्छे, ये स्वतंत्रता सेनानी अच्छे, ये अच्छे, गोडसे अच्छे, गांधी को मार दिया, मार देता जिन्ना को। 80 साल उम्र थी गांधी की, ढकेल देता तो मर जाते। आज के वक्त में आप गांव में किसी बूढ़े इंसान को एक तमाचा मार के देखिए, पूरा गांव कहेगा कि बड़ा अजीब महिला है, मार दिया उसने, गांधी को मार दिया, गोली मार दिया। सही बात है। वैसा बिल्कुल जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें जो गलतियां हैं उन पर बहुत ज्यादा डिस्कशन अतीत में हुआ नहीं हुआ। दूसरा, आप अगर कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ा है वो सवाल पूछे, अच्छा लगता है। इतिहास पढ़ा नहीं है, व्हाट्सएप से प्रेरित हो गया है और सवाल पूछता है कि नेहरू को प्रधानमंत्री होना चाहिए या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इन दोनों में से हटा के अगर अंबेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। आप ऑप्शन रखते हैं नेहरू और सरदार पटेल। नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जो चाहते तो जिस तरह पाकिस्तान अलग किया था उस तरह अलग कर दिए रहते। एक इशारे पे दलित उनको भगवान मानते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश प्रेम था इतना जिन्होंने नहीं किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में बैठ के रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अलग क्षेत्र दिया था दलितों को। ये कोई पढ़े 1932 में अलग क्षेत्र दलितों को दिया था, जिस तरह 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था उस तरह दलितों को दिया था। भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे अलग क्षेत्र नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए। मैं दलितों को अलग नहीं बल्कि उत्थान करना चाहता हूँ, इन्हें अलग करने नहीं चाहता हूँ। और इन्होंने पूरी तरह से सीन से गायब कर दिया इतने महान व्यक्ति को। जिस संविधान की शपथ लेके खाते हैं उस संविधान निर्माता को पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री बना देते तो क्या हो जाता? केवल इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि वो छोटी जाति से आता है इंसान। गलत बात है ये। आप एक बार बताइए, क्या भारत में पाकिस्तान परस्त मुसलमान है? भैया होंगे ही 140 करोड़ जनसंख्या, इसमें कौन? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं कश्मीर में बहुत काम किया, ग्राउंड पर दूर दूर के गांव में जाना। तो कश्मीर मेरे लिए श्रीनगर नहीं है, कश्मीर मेरे लिए उसके इंटीरियर्स हैं, चाहे वो कुपवाड़ा के लोलाब वैली के गांव हो या फिर साउथ कश्मीर से ज़्यादा मुझे नॉर्थ कश्मीर में इंटीरियर्स में बहुत काम किया है मैंने। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एक्चुअली वहाँ पे कुछ बच्चों से मैं मिली तो 90% बच्चों ने कहा मुझे वहाँ के जो सीईओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, ये बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, ये जाना है। लेकिन मैं एक बच्चे से मिली, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने उसे आईपीएल के बारे में एक्चुअली पूछा था, शायद वो समझ नहीं पाया मेरा सवाल, तो उसने जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान। तो मैंने पूछा पाकिस्तान की टीम तो हार जाती है, तो मैंने पूछा कौन है तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर? तो बोला बाबर आजम। तो मैं बोला तो ठुक आजम है, उसे तो पीटता है जसप्रीत बुमराह। तो कहता कोई नहीं, वो हमारे भाई हैं। तो ये जो माइंडसेट है आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप टीचर हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इसे चेंज किया जा सकता है? हम बिहार में बैठे हैं, यहाँ से कश्मीर दूर है। हमको अरे आप इतना ऑनलाइन इतना कुछ, हम नेता रहते तो खटाक से बोल देते बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप कश्मीर की बात कर रही हैं,
कश्मीर का जहर बोया है राजा हरि सिंह का। कश्मीर का जहर बोया गया 1987 में, जब वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया था। कश्मीर को तबाह किया था वहाँ के जब लोगों ने 1993 में कश्मीरी पंडितों को हटाया था। आप कश्मीर सुधारने की बात करती हैं, कश्मीर 1991 से 93 के बीच का जो पूरा दौर था ना, वो एक दिन में कश्मीरी नहीं हटे थे, बट 91 वाला मूवमेंट सबसे ज्यादा था। यू आर राइट। बट प्रॉब्लम समझिए, आप कश्मीर को साइड कीजिए, ठीक है, मणिपुर तो हमारे सामने हुआ, मणिपुर को ठीक कर दीजिए। मणिपुर ठीक नहीं हो रहा है, कश्मीर समस्या जो इंटरनेशनल इशू है उसको ठीक करने गए, वाह बर्थडे पार्टी संभल नहीं रहा है, भोज कराएंगे। ये तो वही हाल हो गया ना। मणिपुर तो हमारे सामने गया ना, मणिपुर को ठीक करके देखिए। आप मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं कश्मीर की। कहीं ना कहीं तो हमारी फेल्योर है। कश्मीर में हमने जो आर्मी लगाई वो काउ बेल्ट जोन की यूपी बिहार की आर्मी लगाई, जबकि वो एरिया अलग था वहां का ना। वहां हम अगर नॉर्थ ईस्ट की फौज लगाते तो चूंकि उनके पास ज्योग्राफिकल टेरेन वैसा था, वो उसी माहौल में ढले हुए थे, तो वो ज्यादा सही होता। ये रियलाइज हमें हुआ 2003-04 में। तो 2003-04 तक बहुत लेट हो चुका था। सोशल जो मिलाप होता है, जैसे देखिए एक पहाड़ी लोग होते हैं और एक वैली के जो हमारे यूपी बिहार के लोग, उनका कल्चरल डिफरेंस आप देखिएगा बड़ा ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। आप देखिएगा यहाँ पे भैंस चराने की जिम्मेदारी, भैंस को ले आने की जिम्मेदारी अमूमन पुरुषों पर थोप देते हैं लोग यहाँ पे। महिलाएं भी करती हैं बट ज्यादातर, लेकिन पहाड़ी लोग ऐसे नहीं होते हैं। आप पहाड़ी को देखिएगा, वहाँ चोरी वगैरह नहीं होती है चीजों को। तो हमने ना बड़ा लेट से रियलाइज किया, तब तक वो पाकिस्तान अपनी ओर हावी हो चुका था। पाकिस्तान क्या चाहता था, वो एक माइंड गेम खेल रहा है। वो चाहता है कि आप ये लड़ाई, जमीन की लड़ाई को मुसलमानों की लड़ाई जोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली उसी पे आ रही थी। आप बताइए, एक आतंकवादी को अगर हमला करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ड्रेस होता है मिलिट्री टाइप का ड्रेस पहन ले और बैलिस्टिक हेलमेट पहने ताकि गोली ना लगे। वो हेलमेट नहीं देता है पाकिस्तान, वो नमाज पढ़ने वाली टोपी देता है ताकि मरने वाला आतंकवादी ना देख के मरने वाला एक मुसलमान दिखे। ये हमें समझने की जरूरत है। वो जिधर मोड़ना चाह रहा है हम उधर मोड़ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी से ये खबर फैलाना चाहा था कि हिंदू मुसलमान हो जाए। उसने बोला था एक आतंकवादी मोदी को बताना। तो ये जो इन्होंने जो एक व्यक्ति आया, व्यक्ति की बात को इतना ज्यादा तरजीह मीडिया ने दिया, आपको लगता है कि नहीं, तरजीह देना हम गलत नहीं कर रहे हैं। जो टाइमिंग थी, उसने कहा कि मोदी को जाके बताना। हम हमला करते, पाकिस्तान को बेहतरीन डैमेज देते और उसके बाद हमारे मीडिया कहती कि चूंकि आतंकवादी ने कहा था कि मोदी को बताना बहुत महंगा पड़ गया, तब हमें ठीक लगता। एक टाइमिंग होती है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तो चाहता था ये खबर पूरे भारत में फैल जाए, आपने फैला दिया। यहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को घुसाता है और उन्हें कहता है कि तुम नकाब पहनो, बुर्का, और बुर्का के अंदर तुम AK-47 लो और जानबूझ के घर में बैठो कि अगर इंडियन आर्मी जाएगी, अगर बुर्का नहीं हटाती है तो गोली मार देना। अब इंडियन आर्मी के पास प्रॉब्लम क्या था कि वो किसी का बुर्का नहीं चेक करते थे और वो बुर्का पहन के बंदूक पिस्टल लेके छुपे रहते थे, गोली मार देते थे सब यहाँ पे। अब मजबूरी बन गई हटाना। अब जैसे हटाएं, पाकिस्तान फैला दिया कश्मीर में, देखो तुम्हारे घर की इज्जत नहीं रह गई, ये नहीं रह गई, वो नहीं रह गई, दुनिया भर का झमेला यहाँ पे। और इतनी मिलिट्री इंटेलिजेंस होकर ये होते, कश्मीर को POK को हम अभी भी बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट POK से लड़ना मतलब एक महंगा सौदा होगा। हमें पाकिस्तान की गर्दन पकड़नी होगी। पाकिस्तान का सबसे हाईली रिच और अच्छा एरिया है पंजाब, और पंजाब पूरा प्लेन एरिया है, उसे कब्जा करना बड़ा आसान है। आप कश्मीर वैली में 1 किलोमीटर चढ़ेंगे, इतना देर में पंजाब में 20 किलोमीटर चढ़ जाएंगे। हमें पूरी पाकिस्तान का जो पंजाब है उसे कैप्चर करना पड़ेगा और एक्सचेंज करना पड़ेगा कि भैया ये तुम्हारी सबसे फर्टाइल लैंड है, सबसे रिच लैंड है, सबसे अच्छा प्रभावित एरिया है, ये तुम रखो, POK छोड़ दो। ये हम एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं। और इसमें साथ देगी नेवी इधर से ब्लॉकेज कर दे, आर्मी इधर से पंजाब कैप्चर कर ले, एयरफोर्स सिक्योरिटी देती रहे, उसके बाद टेबल पे आओ कि भैया पंजाब तुम अपना ले जाओ, हम तुम्हें POK दे के रहेंगे। लेकिन हमारे डोभाल साहब, अब एज हो गया है हमारे डोभाल साहब का, अब एज का असर हो जाता है। तो जिस तरह से इन्होंने उरी अटैक किया था, उरी के बाद वही सेम प्लान दोहरा दिए, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान पहले से तैयार बैठा था। आपने एक कंपैरिजन किया था पाकिस्तान का डॉग के साथ, है हाँ। ना? तो मेरे मन में एक्चुअली वो सवाल नहीं, मेरे मन में आया कि कुत्ते की दुम तो सीधी होती नहीं है, तो पाकिस्तान सीधा हो जाएगा? क्या जरूरत है उसको सीधा करने की? कुत्ता सही नहीं हो सकता है, कुत्ता को मारा जा सकता है। कैसे मारेंगे इस कुत्ता को आप? हम बता तो रहे, पाकिस्तान को जब तक फाइनेंशियली नहीं डैमेज करिए, पाकिस्तान कंट्रोल कौन कर रहा है? आर्मी।
आर्मी कंट्रोल तब तक ही करेगी जब तक आर्मी का वर्चस्व रहेगा। एक बार पाकिस्तान घुस के कब्जा कर लिए लाहौर से लेके पंजाब तक, उसका वर्चस्व डाउन हो जाएगा, लोग उसको गुजा देंगे। वहां पे पाकिस्तान का हिस्ट्री उठा के देखिए, वहां जब जब भारत को टेंशन कब रहा है, जब मिलिट्री स्टेबल हुई है तब, उसकी मिलिट्री को स्टेबल ही मत होने दीजिए। इस इंसिडेंट ने उसे स्टेबल किया है, कर दिया वहां पर, भारत ने बेवकूफी कर दिया। हम किससे कहेंगे? आप अगर कहने जाइएगा तो लोग वन साइडेड हैं, भीड़ तंत्र है यहाँ। लोग कहेंगे कि आप हमारे चुने हुए सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, गलती हो गई भैया, हम शी जिनपिंग से पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, वक्फ पे मैं आप इंटरनल आती हूँ वापस, आपने क्योंकि पाकिस्तान पे काफी कुछ बातें यहाँ पर कही हैं, वक्फ और यूसीसी इन दोनों पर, जैसे मैं गई थी वक्फ में आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि बिहार में मैंने करीब 2600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैं इंटीरियर्स में, विलेजेस में गई, वहां मैंने पाया कि मुसलमान जो है वो कहता है कि मैंने तो कानून पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझसे नेता कहते हैं, मुझसे मौलवी जी कह रहे थे, मौलाना जी कह रहे थे कि सरकार जो है ये टेक ओवर कर लेगी, मेरी मस्जिद छीन लेगी, मेरा कब्रिस्तान छीन लेगी। तो सरकार के को आके क्लियरफाई करना चाहिए। सरकार किसी चीज़ों को क्लियरफाई नहीं करती है, वो व्यापारियों के लिए लाती है जीएसटी, व्यापारियों को नहीं बुझाता है। किसानों के लिए लाती है कृषि विधेयक, किसानों को नहीं बुझाता है। एजुकेशन के लिए लाती है नई शिक्षा नीति, विद्यार्थियों को नहीं बुझाता है। अब आप बताइए, अब आप देखिए कौन विधेयक आप ला रहे हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके लाने का इंटेंशन क्या है। ये दोनों का इंटेंशन मैंने रखता है। अब जैसे वक्त में क्या है कि उनका इंटेंशन क्या है, आप एक बार सुन लीजिए। अब सुनिएगा भी नहीं तो बवाल इंडिया में होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो टॉर्च बेचने वाला व्यापारी है वो कभी नहीं चाहेगा कि अंधेरा खत्म हो जाए। तो इस सब चीज़ों में सरकार को ना कहीं से एक एज मिल जाता है कि मुख्य मुद्दों से महंगाई हो गया, विदेश नीति हो गया, ये सब चीज़ों को ढकने का एक मौका मिल जाता है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट को चीज़ों को कोई सच में सुधार करना है तो उसको ले आके अमेंडमेंट करके दे दे। जैसे उनका कहना है कि डीएम इसमें सुधार कर देंगे, भैया डीएम के हाथ में सरकारी स्कूल है, क्या सुधार कर दिया? अब डीएम को ले आ देंगे तो एक प्रीवियस देखिए, डीएम ऑफिस में उसी का चलेगा जिसका वर्चस्व है। तो ये गवर्नमेंट को एक पैनल बनाकर और आराम से जो कंसर्न है उसको सुन लेना चाहिए और जो अच्छा डिसीजन है उसके लिए ले लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अच्छा है या नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या बड़ी चेंजिंग हुई है आप बताइए? जो गवर्नमेंट किस चीज पे इतरा रही है ये बताइए, कि हम डीएम को पावर दे देंगे? नहीं, जो गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो उनके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रही है। जैसे हम और आप सभी जानते हैं कि भाई जो 10 रुपये का जिस पे आज लाख रुपए किराया ना चाहिए, वो वक्फ के नाम पे 10 रुपया किराया वहां पे आता है। ये तो खुद मुझसे मौलानाओं ने कहा। दूसरा ये कि वक्फ का लैंड है और लोग उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, सरकार ये कहती है कि भाई हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, 2 मेंबर आएंगे, ठीक है। उसमें वो कहती है, उसमें एक ये है कि भाई हिंदू मेरे सिस्टम में क्यों आएगा, या कोई बाहर का व्यक्ति। गवर्नमेंट तो ये नहीं कह रही है कि भाई मैं नेसेसरली हिंदू को ही घुसाऊंगी उसमें या ऐसा कुछ है। तो एक तो जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि इग्नोरेंस तो है, अवेयरनेस आप जो चीज कर रहे हैं उसको आप ग्राउंड पे नहीं पहुंचा पा रहे। पर मैं एज अ टीचर आपसे पूछ रही हूँ कि आपको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कितना आपको समझ आता है और सही लगता है? देखिए, वक्त अमेंडमेंट हम अभी भी बता रहे हैं, इंटेंशन क्या है। हम आपके घर में कहें कि आपके घर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हम ठीक करेंगे, आप अलाउ करेंगे? आप हमारे घर में आके कहिएगा कि हम ठीक करेंगे, आप अलाउ करिएगा? इंटेंशन क्या है उस चीज को आप सही कीजिएगा। आप रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दीजिए, क्या जाता है? आप उसको अमेंडमेंट करके घुसा रहे हैं जो सर्विंग ऑफिसर है और ऑफिसर के ऊपर गवर्नमेंट का चलता है। तो गवर्नमेंट तो उसका ये कहना है कि आप जो सर्विंग आदमी को घुसा रहे हैं वो आपके इशारे पे काम करेगा। आपको अगर इसको सच में सही करना है, आप सिटिंग जजेस को बैठा दीजिए। क्या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से भी पावरफुल कोई चीज किसी स्टेट में होती है? नहीं होती है। तो हमारा कहना है बस ये चीज कि जो भी चीज हो रही है ये देश के असली मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है। कॉन्फिडेंस संसद के प्रति खोते जा रहा है। आप सच में वक्त में जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो 2 मेंबर ले आ रहे हैं, आप जजेस को ले आ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अभी भी न्यायपालिका पे लोगों पर भरोसा है। या फिर आप अगर सुधार करना चाह रहे हैं तो क्या आपको उस कम्युनिटी का 1-2 इंसान पे भी भरोसा नहीं है? जो 2 इंसान को ला रहे हैं, क्या आपको उस कम्युनिटी के 2 अच्छे इंसान भी नहीं मिल पाए? तो वो तो कह रहे हैं कि उनका काम रिलीजन को चलाना थोड़ी है, उनका काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव है। उनका दलील ये है ना, वो रिलीजन तो नहीं चलाएंगे। वैसे भी तो रिलीजन नहीं चलाती है वक्त बोर्ड जो है, वो रिलीजन कहाँ चलाएगी? नहीं, वो जो आर्गुमेंट है कि भाई ये रिलीजियस मामलों में इंटरफेरेंस है
या सरकार दखलंदाजी करना चाहती है, उसके तो संदर्भ में बैठ मैं के कह इन रही लोग को थी। कर लेना चाहिए। अब हम लोग शिक्षा क्लासरूम छोड़ के थोड़े बैठाएंगे यहाँ पे बच्चों को। हमारे यहाँ भी कोई कंसर्न हाँ। होता है तो हम ऐसे लाठी लेके थोड़ी बैठ जाते हैं, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। जो चीजें होती हैं, हो सकता है कि 10 बात बोलते हैं तो हमें 5 मानना पड़ता है, लेकिन उनके लिए तो बैठ के बात कर लेना चाहिए कि हम और आप थोड़ी सुलझा पाएंगे। और यूसीसी तो बिना मतलब का सरकार हल्ला करके रखी। यूसीसी क्या है कि आपको डिवोर्स देना है तो कोर्ट में जाके डिवोर्स देना पड़ेगा। बेटी है तो बेटी का भी हिस्सा राइट हो सकता है। यहाँ पर आप 4-5 शादियां नहीं कर सकती हैं, शादी के लिए एक ही शादी करनी पड़ेगी। अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ डेथ कर गई है या उसके पास वैलिड रीजन है, डिवोर्स हो चुका है, तभी कर सकती है। इतना छोटे सी चीज को जानबूझकर वो हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। वही हो गया कि घर में तबाही लानी है तो मेढक घुस गया, हल्ला कर दो सांप घुस गया, पूरा घर तबाह। बाद में खोजने के बाद पता चला मेढक था जी यहाँ पर। वही तो हो रहा है। यूसीसी है क्या? तो वो तो आप मानेंगे मुस्लिम समाज भी तो उस पे। मैम ये तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ना। हमारे कहने से एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की बात तो मैं आपको नहीं कह रही, मैं आपको नहीं कह रही। जो मुस्लिम समाज को जो लोग चला रहे हैं, ये जो बरगलाने का काम करते हैं, जो उसके मन में फियर डाल दे, तेरा घर छीन लेगा, तेरी बिजली छीन लेगा, तेरा पानी छीन लेगा, तेरे घर में घुस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो फियर साइकोसिस है। तो इससे आप ये बात मानती हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मीडिया है, आईपीआरडी डिपार्टमेंट है, ये सब फेल्ड है उन बहकाने वालों के सामने? एक बार यदि हमारे प्रधानमंत्री या कानून मंत्री ये बात समझा देते हैं कि आप ये केवल तलाक देने के लिए आप घर बैठ के तलाक नहीं दे सकते हैं, आपको कोर्ट जाके तलाक देना पड़ेगा और कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। जरूरी नहीं कि आपका एक्सेप्ट ही कर ले। और बेटी की भी हिस्से होते हैं। इस्लाम में तो पहले से बेटी का हिस्सा है। वो तो पहले से हिस्सा है, तो इसमें तो इस्लाम मुसलमानों को तो समझाना ही नहीं पड़ेगा। यूसीसी में क्या केवल मुसलमानों को दिक्कत आएगी? यूसीसी में सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कोर्ट की वर्तमान व्यवस्थाओं को चेंज करने में, जो लंबित मामले हैं। तो यूसीसी लाने से न हिंदू को प्रॉब्लम है न मुसलमान को प्रॉब्लम है। यूसीसी लाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अधिकारियों को है कि अब नए सिरे से बर्डन आएगा कोर्ट के ऊपर। ऑलरेडी इतने मामले लंबित हैं, बट इसको जानबूझकर एक नैरेटिव सेट किया गया है कि यूसीसी का मामला मुसलमान और हिंदुओं बनाम है। यहाँ पे ये कहीं से नहीं है नहीं है ना, है ही नहीं है। आप एक बिना मतलब का एक नैरेटिव सेट कर देंगे, कहेंगे बताइए ये चीज क्या चीज है, तो गलत चीज है ना ये सब चीजें। अच्छा चलिए बिहार की सियासत पे आते हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है जाति पे वोट करता है। मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैंने एक चीज देखी, आप मुझे और दुरुस्त कीजिएगा। मैं आपसे सीरियसली एक टीचर के तौर पे, आपको एक टीचर के तौर पे ही आपसे बात कर रही हूँ जब ये बात कर रही हूँ। तो बिहार में जाति अगर है तो फिर नीतीश कुमार जो 20 साल से सीएम है, जिन्हें एक सिंबल के मतलब मैंने ये देखा लोगों के बीच, गांव में, दूर दराज में, मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि बदलाव नहीं आया, जिसने ये कहा हो कि बदलाव नहीं आया। सबने कहा बदलाव आया। बत्ती आती है, पानी आता है। पानी कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो जल मिशन था वो कुछ इलाकों में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, कुछ में नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि पानी आता है। ठीक है। सड़क पे सबने बहुत तारीफ की कि भाई सड़क पे तो जो बहुत बढ़िया काम हुआ है और इंफ्रा जिस तरह से डेवलप हुआ है। बिहार है क्या? तो ऑब्वियस बात है, बदलाव तो हुआ है, नीतीश कुमार ने बदलाव किया है। और जाति बिहार की एक सच्चाई है, ये भी चीजें से कोई नहीं नकार सकता है। अब इसमें कौन किस एंगल से देख रहा है ये चीजें हैं। बदलाव तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि जिंदा रहना और विकास दोनों में अंतर होता है। यहाँ जिंदा रहने को विकास समझा जाता है। जिस राज्य में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है उस राज्य के लोग सड़कों के से संतुष्ट हैं। बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है और बिहार का इंसान कहता है कि हमारे यहाँ सड़कें अब ठीक हो गई। सोचिए वो कहाँ जा रहा है, उसकी सोच कहाँ जा चुकी है। वो जिंदा रहने को विकास समझ रहा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। फिर भी यूपी के लोगों से पूछिएगा तो कहेगा नहीं मेरे इस एरिया में अभी सड़क नहीं, इस एरिया में सड़क नहीं है। तो डिफरेंस है दोनों में। बिजली 24 घंटा बिजली पूरे देश में होनी चाहिए। आपके पास बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी है, फिर भी आप बिजली नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या आप कहिएगा कि हम 5G बनाएंगे या ड्रोन बनाएंगे? बिजलियां काहे नहीं बना पा रहे हैं? हमारे घर में अगर किसी को रोटी घट जा रहा है, इसका मतलब या तो आटा कम है या तो किसी को बनाने में काम चोरी है। लेकिन खान सर एक बात तो बताइए, जो बिहार का इतिहास है, रातों रात तो आप बिहार सुपर पावर नहीं बनेगा ना, ये तो आप मानते हैं। क्या 100 साल चाहिए? कितने 100 साल चाहिए? रातों रात नहीं हो सकता है तो 100 साल भी तो नहीं चाहिए होता है ना। चेंजिंग लाने के लिए 5 साल इनफ होता है और वो धरातल पे चेंजिंग दिखता है। वो तो आप भी कह रहे कि आया है। हाँ, वो तो चेंजिंग आया है, बट हम अगेन कर रहे हैं वो चेंजिंग पुराने बिहार और नए बिहार को देखिएगा तो चेंजिंग आएगी।
लेकिन जब आप बिहार और भारत को देखिएगा तो चेंजिंग अभी भी दिखने को बहुत बहुत पीछे हो जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक किसी एक इंसान के से थोड़ी आप इसे जिम्मेदार कर सकते नहीं तो जनता भी तो उसमें इक्वली फिर पार्टनर है। सबसे ज्यादा 80% दोषी तो जनता है। जिस राज्य में बाढ़ एक त्योहार की तरह आता हो, उस राज्य के लोग भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने देते हैं। क्यों उतरने देते हैं? जब आप बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं तो उतरते क्यों हैं आप? मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी होने वाला था, पटना स्मार्ट सिटी होना था, हम लोग बड़ी खुश थे कि 100 स्मार्ट सिटी में 3 को बिहार में भी बनेगा। आज नहीं, कौन सी स्मार्ट सिटी, हमको तो पता ही नहीं चला अभी तक। आपने अभी क्योंकि बाढ़ का जिक्र किया, मैं गई थी सुपौल में जो कोसी नदी है उसे लेकर वहाँ लोग अब तैयारियां कर रहे होंगे, वहाँ के लोग नाव से लोग जाते आते हैं। हाँ, अब तैयारियां कर रहे होंगे कि बाढ़ आएगा, अब हम इतना डूबेंगे। इस बाढ़ को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो प्रधानमंत्री, क्योंकि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बांध नेपाल में बनाना पड़ेगा और इंटरनेशनल मैटर होगा यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री के बस का नहीं है, तो प्रधानमंत्री को होना चाहिए। अब आप बताइए, तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री का, हम कहते हैं कि चलिए आपसे नहीं बना, आप भगवान नहीं है। एक मीटिंग नेपाल से किए हैं आज तक कि कोसी नदी पे बांध दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि जो बांध है ना वो 40 साल पुराना बांध है, वो ज्यादा पानी रोकेगा तो कोलैप्स कर जाएगा। उसके पीछे 3 और बांध बना देंगे और हमें पानी को केवल 35 दिन रोकना है, 35 डेज। हम विश्व गुरु बनने का ढिंढोरा पीटते हैं, 35 दिन पानी नहीं रोक पाते। नहीं, वहाँ पे खान साहब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो किसानों के खेती वाली जमीन है वो उसमें फैलता जा रहा है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में नहीं कंट्रोल हो सकता है बाढ़। हम बता रहे हैं कि हम एक पानी बोतल है उसको यहाँ गिरा दिए, आप कहें कि साफ करिए, वो नहीं हो सकता, उसका ढक्कन बंद करना पड़ेगा, फिर वो बोतल गिरे या बोतल सीधा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाढ़ नेपाल में इजीली बन जाएगा, क्योंकि नेपाल में ऑलरेडी पहाड़ होते हैं, बीच में बांध बनाना है, उससे बिजली भी बन जाएगा। तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, और हम इस बात को आपको लिख के देते हैं कि चाइना उस पर बांध बनाएगा, ये हम लिख के देते हैं। और फिर चाइना जब बांध बना देगा तो चाइना के पास उस बांध के गेट का कंट्रोल होगा, वो जब चाहेगा तो हमारे यहाँ बाढ़ लाएगा, जब चाहेगा तो सूखा लाएगा। अभी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। श्रीलंका चिल्लाते चिल्लाते मर गया कि हम्बनटोटा बंदरगाह हमारा बना दो, हम्बनटोटा एयरपोर्ट बना दो, लेकिन मनमोहन सिंह ने हम्बनटोटा बंदरगाह नहीं बनाया, और आज चाइना हम्बनटोटा बंदरगाह बना दिया। आज मनमोहन सिंह के बारे में आप कहिए तो जो मनमोहन सिंह को मानने वाले हैं उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन बात तो 2008 की हकीकत है ना। श्रीलंका चिल्लाते चिल्लाते रह गया, नहीं बना पाए हम लोग। ठीक है, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक तो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, बिहार में बात होती, खैर नेशनल लेवल पे ही बात होती है, जिसका जितना नंबर उतना रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बिहार में जातिगत गणना, जातिगत सर्वे हुआ भी, मैम पूरी इंडिया में अब हो रहा है, मोदी जी अब हो रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, तो जो यहाँ पे अगर नंबर की बात है, मैं आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगी। आप हार्ड भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी जिसका समीकरण माना जाता है माए यानी मुस्लिम्स एंड यादव, तो मुसलमान तो है 18% और यादव है 14%। आप दुरुस्त कर दीजिएगा, ये नंबर आपको मुझसे ज्यादा पता है। ठीक है, तो सीएम तो अगर आरजेडी बने तो आती है पावर में, तो सीएम तो फिर उस हिसाब से होना चाहिए मुस्लिम, बिकॉज इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन। मैं खुद ये मैंने नहीं कहा, ये दरअसल मुसलमानों के बीच जिनके मैं गई, अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हम 18% होके भी हम चाकरी करेंगे, झोले उठाएंगे, हम नीचे हम सिर्फ वोट डालने जाएंगे। हमारे नेताओं को अगर 243 सीटों में से 5 लोगों को आपने टिकट दे दिया तो आप खाना पूर्ति करेंगे? तो ये जिन्होंने ये बोला है, ये बात उनसे पूछनी चाहिए। हमारा तो बस इतना कहना है, आपसे भी तो खाते होंगे छात्र, सुनते होंगे आपकी क्लास में आके आपसे। हमारा तो बस इतना कहना है कि जो योग्य है उसे योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, चाहे वो जिस चीज के लिए योग्य है। ऐसा नहीं कि जिसे जीएसटी का मतलब ना पता हो वित्त मंत्री बन जाए। तो हमारा कहने का मतलब है योग्य व्यक्ति के पास चीजें होनी चाहिए। अब वह योग्य व्यक्ति निचली जाति से आए या ऊपर वाली जाति आपके हिसाब से बिहार की राजनीति में, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की जो संख्या है, ये क्या कारण है कि ज्यादातर बहुत कम आपको SC ST OBC मिल रहे हैं? क्या मतलब इतनी बड़ी संख्या में SC ST OBC में आप 10% भी प्रोफेसर नहीं भर पा रहे हैं? क्योंकि प्रोफेसर्स के भरने में एक बड़ा हिस्सा होता है सरकार के और राजभवन से, और ये सब की बड़ा एक लंबा खिंचाव हो जाता है। और चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, बिहार में तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसकी छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो किसी भी जगह पे। तो क्या ऐसा थोड़ी, नालंदा को नहीं काउंट करते आप?
है क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी, वो जो मैं गई हूँ वहां पे भाई। तो मतलब तब थी, अभी क्या है? नहीं नहीं, अभी भी है ना, जो उसका नया कैंपस है, मैं गई वहां नया पे। कैंपस है, बिल्डिंग से स्कूल कॉलेज में, तो प्रोफेसर कौन है? आप प्रोफेसर बताइए। अच्छा, आप प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी इज अ बिल्डिंग। हाँ। यहाँ हमारे बिल्डिंग से कोई पढ़ने नहीं आता, हमारे यहाँ आज भी बच्चे पढ़ने आते हैं ना, जिसमें कम से कम डेली 400 बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, और वो कोई छोटे घर का नहीं होता है, वो सब अपने घर के अच्छे अच्छे होते हैं, बट वो पढ़ने, वो बिल्डिंग देख के नहीं आते हैं। आपको हम बताते, पटना यूनिवर्सिटी 60% टीचर एडहॉक पे हैं, भाड़ा पे आके पढ़ा रहे हैं। तो क्या कहिएगा एजुकेशन सिस्टम को? तो यहाँ तो पेपर लीक होता है, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो पेपर लीक हो जाता है तो यहाँ पे। पेपर क्या लीक होता है मैम? सीटें भेज दी जाती हैं। पेपर लीक होना तो छोटी चीज होती है, बस आप हाजिर हो जाइए, आपकी जगह पे कोई बैठ के परीक्षा दे देगा। आप यहाँ पर बिहार में 80% ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा कॉलेज नहीं जाता है। ITI करने वाला 90% बच्चा कॉलेज नहीं जाता है। B.Ed करने वाला 90% बच्चा कॉलेज नहीं जाता है। उसको पता है कि हमारे पास इतना फीस देना होगा, सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे लिए जाएंगे, उसको पेपर पास करा दिया जाएगा। अब वो बच्चा अगर एक तो उसका स्कूलिंग गड़बड़ है, कॉलेज गड़बड़ है, और उसके फिर पैसे देके वो जॉब में आ जाता है। अब इस दौरान उसका 80-90 मतलब 50-60 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अब वो इसकी भरपाई कैसे करता है? पहला वन टाइम भरपाई करता है दहेज लेके, और उसके बाद करप्शन करके लेता है। बहुत चीज़ें इसमें नार्को टेस्ट करना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन के मामले में जिस पे डाउट हो नार्को टेस्ट कीजिए। नार्को टेस्ट को अच्छा बहाना क्या बनाते हैं? आर्टिकल 21 प्राइवेसी का अधिकार है। आर्टिकल 21 में लाइफ का भी अधिकार है। आप हमसे मेरा ब्लड नहीं ले सकती हैं, आपको आर्टिकल 21 का उल्लंघन बना के आपको हाईकोर्ट तक हम खींच देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हम स्वेच्छा से साइन कर दे कि मैं उसको अपना ब्लड देना चाहती हूँ, तो निकाल सकते हैं। उसी आर्टिकल 21 में मना है कि हमसे आप जबरदस्ती खून नहीं ले सकते हैं। उसी आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी है। उसी आर्टिकल 21 में हमारा ये आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी है। तो आप ब्लड लेना अलाउ किए हैं, बस हमारा साइन होना चाहिए। और हमारा नार्को टेस्ट हमारे साइन से क्यों नहीं होना चाहिए? आप रूल बनाइए। और जो भाग रहा है उसको आप नार्को टेस्ट कीजिए। एक दवा आती है सोडियम पेंटोथेन, लगाइए यहाँ पर, और फिक्स होना चाहिए कि हम आपसे केवल सवाल यही पूछेंगे जो रेलेवेंट है। अब ये नहीं पूछेंगे कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके बैंक का पासवर्ड क्या है, आप घर में कितने बजे जाते हैं, पैसे का। हम रेलेवेंट जो मुद्दे हैं उनके रेलेवेंट से सवाल पूछेंगे, लेकिन कोई इस पे सवाल नहीं उठाता। अभी आपने कहा कि कोई योग्य व्यक्ति आना चाहिए बिहार की राजनीति में, क्योंकि इलेक्शंस है अब, वो योग्य व्यक्ति आपके हिसाब से कौन है? मैम, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे लोकतंत्र में होता है। काम करने धरातल पे मुख्यमंत्री नहीं जाता है, काम करने विधायक जाता है। तो आप योग्य विधायक चुनिए, हम लोग योग्य मुख्यमंत्री चुनने लगते हैं। योग्य सांसद चुनिए, हम योग्य प्रधानमंत्री चुनने लगते हैं। घर ढुकुआ सांसद बैठल है सब यहाँ पर। यहाँ से सिवान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। यहाँ से आप 3 घंटा से पहले आप सिवान चले जाइए, तब 150 किलोमीटर है, 3 घंटे लगता है। 3 घंटे लगता है। मैम 50 की स्पीड से गाड़ियां चल रही है 2025 में। जिस बिहार को बदलाव कर रही है ना, यहाँ 50 के रफ्तार से आपको सिवान जाना पड़ता है। 150 किलोमीटर डिस्टेंस आपको 3 घंटे में ट्रेवल करना पड़ेगा। मर गया सब सांसद यहाँ का। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमेशा हम लोगों को गलत ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे। अब किसी शाकाहारी से कहिए कि मटन खाओगे कि मुर्गा, अपने तो उसकी तो पूरी तरह तो खाएगा ही नहीं वहां पे। ये कौन सा ऑप्शन है? तो उपवास रखेगा यहाँ पे। आप योग्य व्यक्ति, योग्य प्रधान या योग्य मुख्यमंत्री ढूंढ रही है। क्या मुख्यमंत्री कर पाएगा? मुख्यमंत्री को कुछ पता होता है कि उसकी विधानसभा में कौन सी सड़कें पतली हैं, कौन चौड़ी हैं, कौन सा कॉलेज सुधारना होगा? नहीं, नालंदा को तो सुधारा नहीं, तो नालंदा का उनका और गया आप उधर साइड जाएं तो बहुत डेवलपमेंट हुई है। वो उनका अपना क्षेत्र है। हम ऐसा थोड़ी कि कहेंगे कि वो 24 घंटा सोए रहते हैं। लेकिन एक योग्य विधायक रहेगा ना, वो सुधार देगा उसको। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जितना पर्सनल डेवलपमेंट गोरखपुर का किया, उतना वो कन्नौज का किए हैं? नहीं किए, क्योंकि वो गोरखपुर के सांसद रहे थे। 10 साल 15 साल वो उसी क्षेत्र के थे। वो जानते थे कि रामगढ़ ताल को सुधारना है, वो जानते थे कि वहां पे नौका विहार बनाना है, वो जानते थे वहां चिड़ियाघर खोलना, वो जानते थे वहां एम्स की जरूरत है, वो जानते थे कि सड़क चौड़ी करनी जरूरी, वो जानते थे कि यहाँ इंटरनेशनल, यहाँ एयरपोर्ट पे हमको फ्लाइट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वो थे, तब उन्होंने डेवलप किया। तो योग्य व्यक्ति, योग्य मुख्यमंत्री से जरूरी है योग्य विधायक चुनना। और 243 बिहार में चुनना पड़ेगा, 403 उत्तर प्रदेश में चुनना पड़ेगा, और 545 पूरे भारत में सांसद चुनने पड़ेंगे, तब देश बदलेगा। अभी तो आप योगी आदित्यनाथ की
तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, तो उन पे बहुत हमला होता है, उनके बारे में कहा जाता है वो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं और ये करते हैं। वो उनके वोट लेने का तरीका है, उनकी मजबूरी समझिए। लेकिन आप उन्हें बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं है? वो क्या खराबी है उसमें? देखिए, एक मुसलमानों के प्रति उनका जो टफ रवैया होता ये आरोप लगते हैं उन पर। लगना हाँ। क्या, वो दिखता है इसलिए लगता है, ऐसा थोड़ी है कि वो मुसलमानों को लेके कोई वो स्पष्ट है, ना मुसलमान उन्हें पसंद कर रहे हैं, ना उनका रवैया मुसलमानों के प्रति नॉर्मल है। लेकिन जो अपराध के प्रति है, जो एक शासन के प्रति, वो सही है। लेकिन वहां पे भी गड़बड़ी क्या है, उनकी पार्टी का कोई कर रहा है तो कार्रवाई थोड़ी आराम से, दूसरी पार्टी का कर रहा है तो कार्रवाई थोड़ी तगड़ा। तो एक ये चीज है। लेकिन ओवरऑल कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है, कमियां सब में होती हैं यहाँ। लेकिन हम अगेन कहते हैं, मीडिया से एक बहुत जिम्मेदारी होती है। आप मीडिया के लिए मुझसे मत कहिए, मीडिया के लिए मुझसे मत। आप हमसे पूरे राज्य की बात पूछ हम लीजिए, पूछ लेंगे, लेकिन हम आपसे मीडिया का ना पूछे। नहीं, आप हमसे ना पूछे भाई, क्योंकि हम उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं ना। तो मैम, हम कौन से पूरे भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप हमसे पूरे भारत और ईरान की बात तो पूछिए। योगी आदित्यनाथ की आप हमसे इजराइल की बात पूछिए, हम कौन सी इजराइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं मैम? लेकिन ये बात समझिए, हाँ। केवल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करने से नहीं हो सकता है। आप एक विधायक की बात कीजिए, जब आप विधायक सांसद की बात करते हैं, जब देश की बात, तो कहिए कि झांसी में किसका कैंडिडेट योग्य है, किसका कैंडिडेट योग्य नहीं है। सही बात है। तो वहां से मैं कहती हूँ इसीलिए गांव में गई ना। हाँ, ठीक है। आप कितने ऐसे मीडिया से मिले जो गांव में जाता है मेरी बहुत कम जाते हैं मीडिया, तो स्तर थोड़ा गिरते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने वो किया है। लास्ट सवाल है आपसे, और सवाल आपसे ये है कि भाई ये जो जन स्वराज पार्टी है, आपको लगता है इट कैन मेक अ डिफरेंस? या कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो अभी आप कैंडिडेट की बात कर रहे थे, कि उनका कैंडिडेट एक्चुअली इस आधार पे नहीं कि सामाजिक आधार पे, मतलब उनका कहना है कि वो जो कैंडिडेट पिक करेंगे दरअसल राज्य में वो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करेगा। बदलाव का काम होना चाहिए, बनाने बिगाड़ने का काम उतना नहीं। देखिए, उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो पहले से कभी सरकार नहीं चलाए हैं, तो उनके ऊपर कोई लालछन नहीं लगा सकता है। लेकिन वर्तमान में उनकी पार्टी में दो लोग हैं, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर। ये दो लोग थे नीतीश के दाहिने हाथ और नीतीश कुमार के बाएं हाथ। इन दो लोगों ने क्या क्या बदलाव किया था, इस आधार पर होना चाहिए था यहाँ पे। दो नीतीश कुमार के यही दोनों, जो मतलब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर जो बोल दिए, समझिए कि नीतीश कुमार वही करेंगे। और आज ये दोनों उस पार्टी में नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें भी वो लोग भी आए हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी राजनीति में थे पहले से यहाँ पर। अब वो क्या बदलाव करेंगे, ये पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पे गए हैं। और कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत में आता है तो बदलाव तेजी से करता है। नीतीश कुमार भी बदलाव तेजी से किए थे, क्योंकि गलत लोगों से उनकी दोस्ती नहीं थी। धीरे धीरे रहते रहते ना दोस्ती बढ़ जाती है। पावर करप्ट्स, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अब पता है कि कोई सत्ता में नहीं है, अचानक से आया हुआ है, सत्ता में है ही नहीं है, तो जो भी गलत कर रहा है तो गलत है, एक्शन लेंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि दोस्ती बढ़ती रहती है। कभी इस मीटिंग में मुलाकात होगी, कभी इस ठेकेदार में मीटिंग होगी, कभी कोई ठेकेदार पार्टी फंड में पैसा दे देगा तो फिर पुल गिर जाएगा तो आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो पहले पुल गिर जाता तो इनकाउंटर कर देते, अभी नहीं करेंगे। ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो जब भी चीजें दूर जाती, योगी आदित्यनाथ क्यों इतना ताड़ इनकाउंटर करा रहे हैं? पहले से सत्ता में थे लोग, नहीं 20 साल से सत्ता नहीं थी, मायावती जी की थी, या तो मुलायम सिंह की थी, या तो अखिलेश जी की थी। इन लोग का तो दूर दूर से कोई अता पता नहीं था। आए तड़तड़ा दिए, भाई जिसको मारो कोई हमारा नहीं है जिसको मारो। लेकिन अब धीरे धीरे इनके होने लगेंगे, अब तो धीरे धीरे होने लगेंगे। और आप मीडिया से धरातल में कहीं ना भाई आप देखती होंगी, प्रशासन के ऊपर प्रेशर होता है कि भैया ये तो इस पार्टी का, इस पे हमको उतना एक्शन नहीं लेना है, और ये किस पार्टी, उस पार्टी का, मार गाड़ी पलट रहे। तो होता है ना ये चीजें। मोदी जी ने कुछ भी ठीक नहीं किया है। क्यों नहीं, हम कब कहें कि मोदी जी ने कुछ भी, सब चीज खराब कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, कनेक्टिविटी बेहतर किया है, बिजनेस के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खोले हैं। कुछ चीजें खराब किए हैं, कुछ चीजों पे कुछ नहीं किए हैं। एजुकेशन पे कुछ नहीं किए हैं, बिहार को कुछ नहीं दिए हैं। जिस रनवे पे उतरते हैं ना पटना में, वो रनवे 6800 मीटर है, जबकि 7 मिनिमम होना चाहिए 9000, वो 7000 भी नहीं है। मोदी जी की अपनी जहाज है बोइंग 777, वो ये जहाज बिहार में लैंड नहीं कर सकती पटना में। अब आप इसके लिए दोषी किसको दीजिएगा? 2014 से वो है, रनवे बढ़ाने में 2 साल लगता है, वो 12 साल हो गए। अब और ये आप इसके लिए तो नीतीश लालू को नहीं कर सकते, क्योंकि एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। हाँ, और उनका पहला टर्म रहता तो भी आप दोषी नहीं कर सकती थी, उनका तीसरा टर्म है। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, वो
वो रनवे पे ही नहीं दौड़ पाएगा पटना के वो रनवे पे क्रैश कर जाएगा, इतना छोटा रनवे है हम लोग का। कितनी शर्म की बात है, हमारे बिहार से 20 लाख से ज्यादा लोग सऊदी में काम करते हैं, बट वो बिहार में लैंड नहीं कर सकते हैं। वो या तो लैंड करते हैं दिल्ली या तो लैंड करते हैं लखनऊ, और वहां से फिर ट्रेन में आते हैं। कितना शर्म लगता होगा उनको। एक राज्य में 12 करोड़ आबादी वाले राज्य में आप एक 9,000 फीट का रनवे नहीं दे सकते, एक इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरा जो सेक्टर है एजुकेशन में कोई काम नहीं किया उन्होंने। यूनिवर्सिटीज, एक बच्चे से आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराने में उसकी उम्र हो जाती है 22 से 23 साल। विद्यार्थी जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपने उससे ले लिया, उसको दिए क्या? तो जो सीट्स का नंबर, मैं आपसे ये जानना समझना चाह रही हूँ, जो सीटें बढ़ाई गई, चाहे वो मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उन्हें मौका, आप हंस रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक जो भाई हम पढ़ते हैं, देखिए हम आपको अगेन बता रहे हैं, हाँ, हमको भूख लगी है 10 रोटी की, आप एक लड्डू खिला दीजिए, कहने के लिए आप हमको खाना खिलाइए, मेरा भूख नहीं। कितना एम्स में 56-57 सीट रहेगी, उसको बढ़ा के आप 75 कर देंगे। क्या 75 ही डॉक्टर हर साल एम्स से एकोमोडेट कर सकता है? आपको पता है कि एम्स एक अच्छा हॉस्पिटल है, आप एम्स हर 5 जिले के बीच में एक एम्स क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो ये तो खोले हैं ना इन्होंने कई जगह, दरभंगा, और आप जम्मू भी जाइए, जम्मू में वहां पे एम्स पे हाँ, नहीं हुआ है, उसकी जमीन तो आप बाउंड्री दिखा दीजिए एम्स, दरभंगा एम्स की। हॉस्पिटल हम पूछ ही नहीं रहे हैं, अब बाउंड्री दिखा दीजिए। अच्छा, पटना एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पटना एम्स में नहीं हो सकता है। आप किस पटना एम्स की बात कर रही हैं? ये पटना एम्स में बच्चे का नेफ्रोलॉजी का अच्छा सा डिपार्टमेंट नहीं अभी आया है। मतलब दिल्ली एम्स और पटना एम्स में शेर और सुअर का डिफरेंस है। मतलब दिल्ली एम्स 100% है ना, तो पटना एम्स 4% है। तो केवल एम्स बढ़ा देने से थोड़ी हो जाता है। खैर, इसमें अच्छा काम किए, इसमें हम उनको नहीं कर रहे। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं जानती हूँ आप राजनीतिक नहीं है, और हमको कोई मोदी जी से द्वेष नहीं है। मोदी जी की कई चीजें जहां वो अच्छा करते हैं ना, वहां हम उनकी उस लेवल पे तारीफ करते हैं कि उतना कोई बीजेपी का आदमी नहीं करता होगा। लेकिन जहां वो गलत करते हैं तो उतना उस लेवल पे खिंचाई करते हैं उतना कोई कांग्रेस वाला नहीं करता होगा। हमको अगेन बता रहे हैं, हमें मोदी और मनमोहन से कहीं ज्यादा प्रेम अपने देश से है। हमारे देश के प्रति मेरे माँ बाप भी अगर खिलाफ रहेंगे तो हम उनके भी खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, और इसलिए अग्री करती हूँ क्योंकि आप टीचर है ना, और टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है राष्ट्र निर्माण में, क्योंकि जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही तो देश के भविष्य हैं, देश का फ्यूचर है। और मैं तो एक ऐसे राज्य में बैठी हूँ जहां से बहुत बड़ी संख्या में सिविल सर्विसेज के लिए जो छात्र हैं, इतने सारे आईएएस और आईपीएस यहाँ से निकले हैं। तो मैं निकलते थे मैम, कुछ चीजें होती है ना, बड़ा मतलब जैसे टाइटैनिक जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, वैसे जहाज इंडिया में कबाड़ में फेंका हुआ है। लेकिन एक हवा बन गई ना, टाइटैनिक कोहिनूर हीरा, वैसा हीरा फेंकाया हुआ है। लेकिन एक हवा जो बन जाती है ना बिहार की, तो बिहार में आईएएस जैसे लगता है कि ना 900 सीट में 700 यही लेके चल जाता है, क्या नहीं है? लेकिन दौर था 90 का दशक, एक दौर था 90 से 2005 तक का एक दौर था। पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं है। और अगर वो आईएएस बना भी है ना, तो हम ये गारंटी कर रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं बने पाएगा। उसको बिहार छोड़ के या तो प्रयागराज जाना पड़ रहा है या तो दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये हकीकत है। और कहीं भी देखिए, बिहार में से माइग्रेट जो हो रहा है, ये केवल लोग नहीं जा रहे हैं, माइग्रेशन हमेशा अच्छे लोगों का होता है। सीमांचल में, क्योंकि आपने माइग्रेशन का जिक्र किया, एक्चुअली वो बिंदु मैंने मिस कर दिया था। सीमांचल, मैं किशनगंज गई, वहां पे लोगों ने बताया 80% मुस्लिम हो गए और 20% हिंदू बचे हैं। कटिहार में और सब जगह ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि वेस्ट बंगाल के साथ ये बॉर्डर है, चाहे कटिहार हो चाहे क्या कहते हैं किशनगंज, तो बांग्लादेशी आ गए हैं, तो ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी आ गए हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, बांग्लादेशी समस्या, रोहिंग्या समस्या 2017 में थी। रोहिंग्या कब आए? 2017 में। रोहिंग्या के साथ बांग्लादेशी आए 2017 में। 2017 में कौन था देश में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी? ममता बनर्जी की।
नहीं, नरेंद्र बीएसएफ मोदी की जिम्मेदारी। जब घुस गया तो आप एक्सेप्ट कीजिए, रायता आप फैलाएं, साफ आप करिएगा। लेकिन उनको जो डॉक्यूमेंट दे रहा है सर, उसका भी तो आप कहेंगे। आधार कार्ड राज्य सरकार के अंडर में आता है। लेकिन विधायक तो बनवा रहे हैं ना सर, नेता तो बनवा रहे हैं ना, मानेंगे ना मैम आप बात समझिए, कैंसर जब शरीर में घुस जाएगा तो घुसाने वाला ज्यादा जिम्मेदार क्यों? वो तो अंग को खराब करेगा मैम। आप बताइए 2017 में रोहिंग्या बांग्लादेश को पार करते हुए, म्यांमार पार करके, बांग्लादेश पार करके भारत में घुस गए रोहिंग्या, जबकि रोहिंग्या के ऊपर गोली चलाया जा रहा था, केवल बंदूक से गोली मारी जा रही थी। लेकिन उसी म्यांमार में 2022 में आंग सान सू की सरकार उखाड़ दी गई, वहां जुंटा की सरकार बन गई, वहां आर्मी आ गई, टैंक से घर का घर उजाड़ दिया गया, एक भी बौद्धिस्टों को भारत में घुसने नहीं दिया गया। वही आर्मी बौद्धिस्टों को घुसने नहीं देती है, लेकिन वही आर्मी, वही बीएसएफ के रहते हुए कैसे मुस्लिम भारत में घुस गए? नहीं, लेकिन आप टेरेन भी तो देखिए खान सर। मैम उसी रास्ते से आए थे, और इसका मतलब ट्रेन डिफरेंट होगा तो हमारी आर्मी हाथ खड़ी कर देगी? नहीं, लेकिन मतलब आप ये बात मानिए कि अगर 10 लाख 20 लाख बांग्लादेशी घुस सकते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी घुसने में क्या ताज्जुब करेंगे हम? नहीं, वो लुंगी पहन के बांग्लादेशी घुस गया तो AK-47 लेके घुसने में क्या जा रहा है? नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि मैं गई थी अभी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। जब मैं किशनगंज गई तो उत्तरी दिनाजपुर है, और उत्तरी दिनाजपुर बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो वहां पे मैंने देखा, लोकल से मैंने बात की, वो बोले कि 94 से पहले जो हालात थे, बोले वो बहुत खराब हालात थे। कहते हमारे घर डकैती मार कर जाते थे, ग्रुप के ग्रुप आते थे और डकैती मार कर जाते थे। वो रहते नहीं थे। हाँ, वो रहते नहीं थे, डकैती मार कर जाते थे। डकैती मार के चले जाते थे। हाँ। नेपाली आज भी आते हैं, ठंड के दिन में कंबल बेचते हैं, हमारे कोचिंग के सामने चाउमीन बर्गर मोमो बेचते हैं, बट वो यहाँ से चले जाते हैं। वो आके चले जाएं, ये बड़ी समस्या नहीं, एक छोटी समस्या है, लेकिन आके बस के हमारे आधार कार्ड बनवा के, हमारा निर्वाचन आयोग, आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, वोटर कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कमियां एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मैं बिल्कुल कह रही हूँ। मैं आपको अपनी तमाम रिपोर्ट्स के लिंक भेज दूंगी। हाँ। जिसमें लोकल लोग बताते हैं, जो लोग हैं वो कई बार लोग बोल जाते हैं कि हमारे विधायक ने बनवाया। हाँ। हमारे MLA के यहाँ चले गए थे, उन्होंने हमारा आधार कार्ड बनवा दिया, उन्होंने हमारा ये बनवा दिया। MLA छोड़िए ना, आपको सुधारने के लिए भारत में 5,000 रुपया खर्चा कीजिए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उस बेसिस पे आपका गैस का कनेक्शन खुल जाएगा, गैस का कनेक्शन खुलते के साथ आपका आधार कार्ड सुधर जाएगा, आधार कार्ड सुधरा, पैन कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया। सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलता है। वो विधायक की भी जरूरत नहीं है, वो बैल है सब लुंगी पहन के जो घुसा है सब बांग्लादेशी की, विधायक को पकड़ रहा है सब। ये देश है जहाँ 5,000 में कुछ भी हो सकता है। यहाँ यह देश है जिसमें निखिल नाम का कोई व्यक्ति ब्रह्मोस का वो बेच दिया, फॉर्मूला बेच दिया। वो तो वैज्ञानिक था मैम, वैज्ञानिक था, उससे पढ़ा लिखा क्या कहिएगा, DRDO में वैज्ञानिक था, ब्रह्मोस का फॉर्मूला बेच दिया। आप बताइए, तो विधायक है, तो चुनाव जीतने के लिए अब्बा को बेच दे सब अपने, तो बांग्लादेशी है। हाँ, ये राजनीति के भारत का पहला राजा बिंबिसार, उसको मारने वाला कौन था? उसका बेटा अजातशत्रु। दूसरा राजा अजातशत्रु को मारने वाला उसका बेटा उदयन। तो राजनीति में बाप बेटा का नहीं हुआ। अशोक अपने 99 भाइयों को मारा, औरंगजेब अपने दारा सिखों को मारा। तो राजनीति में आप किसको कहिएगा? राजनीति तो होता ही है, इसे यही चीजें राजनीति में होती हैं। क्या कर रही, मतलब आपका आधार सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, निर्वाचन आयोग जो प्रधानमंत्री को हड़का देता है, उसके नाक के नीचे एक विधायक खेल जा रहा है बंगाल का। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि इतना कमजोर सिस्टम है। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ। बात समझिए, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं, हम कभी दवा नहीं, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है इंडिया में। थ्रो ऑफ द बॉल, हमारी गलती नहीं, उनकी गलती, उनकी नहीं गलती, उनकी गलती। एक बांग्लादेशी BSF और आर्मी के रहते कैसे आ गया? सबसे ज्यादा गाय भैंस हमारे यहाँ, बांग्लादेश बीफ के एक्सपोर्ट में आगे कैसे चला गया? हमारे यहाँ रातों रात 400 10 मिनट के अंदर बॉर्डर खोल के स्मगलिंग करके 500 गाय हिला दिए जाते हैं, और वहाँ गाय काट के बेच दिए जाते हैं। ये आप धरातल पे जाके देखिए। मैंने देखा, मुझे पता है। इंडिया से गाय जाती है। लोगों से बात जो मैंने की, ये हमें भी पता है कि 10 मिनट के लिए फिक्स होता है कि 10 मिनट के लिए हम खोलेंगे। वो गाय चरा रहे होते हैं, बांग्लादेश में हिला दिए जाते हैं, बंद हो जाती है, उसका स्लॉटर हाउस में काट करके। ये मैंने नहीं सुना। मैंने ये सुना कि वहाँ पे ये वेट करते हैं जो स्मगलर्स होते हैं, ये वेट करते हैं राइट मोमेंट का, और ये लोग वहाँ पे दोनों तरफ गांव ऐसे हैं कि बॉर्डर जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है। कई घरों से, कई जगह ऐसा है बॉर्डर डिफाइन खान सर करेंगे। हाँ, तो वो आप डिफाइन करेंगे, मतलब हम करेंगे, आप करिएगा। नहीं, मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं। सबसे खराब क्या लगता है ना, आप सवाल मत पूछिए,
नहीं नहीं, मुझे आपके सवाल पूछने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ। हमने कभी किसी से ये नहीं बोले कि हमसे सवाल नहीं पूछिए, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि आप लो नहीं हार्ड लेवल का पूछिए। दुर्भाग्य कब होता है, कई मीडिया वालों को हमारा जवाब पसंद नहीं आता है और मेरे जवाब को कुछ हिस्सा काट दिया आप जाता चिंता है। मत कीजिए, जहां से हाँ, स्टार्ट हुआ है इंटरव्यू और जहां पे खत्म हो रहा है अब ये ऐसे ही जाएगा, मैं कोई कट इसमें लगाने वाली नहीं हूँ, ये मेरा आपसे वादा है, हाँ, आप कोई चेक बात कर नहीं, लीजिएगा। कोई नहीं बात नहीं, नहीं। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं अनकट इंटरव्यूज दिखाती हूँ, ये बिल्कुल यहाँ जहां स्टार्ट हुआ इन और जहां खत्म हो रहा है आउट, बस वहां पर। और खान सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, वक्त मुझे पता नहीं चला, इतने लंबे इंटरव्यूज यूजुअली मैं करती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लालची भी थी, क्योंकि मैं चाहती थी आपकी हर विषय पे राय लूँ, हर बात पर आपकी, हर मुद्दे पर आपकी बात को जानूं और समझूं और समझाने की कोशिश करूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद।